प्राचीन काल में सूर्यनगर नामक एक समृद्ध शहर था जो अपनी चमकदार गलियों, ऊंचे महलों और व्यापारिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस शहर के केंद्र में सोहनलाल नामक एक कुशल आभूषण व्यापारी रहता था। सोहनलाल की दुकान स्वर्ण भूषण भंडार शहर की शान थी। वह न केवल सोने चांदी के बेमिसाल हार, मंगलसूत्र और बाजूबंद बनाता था, बल्कि हीरे जवाहरातों की नक्काशी में भी महारत रखता था। उसकी व्यावसायिक सूझबूझ ऐसी थी कि सूर्यनगर के हर नागरिक ने उसके आभूषण पहने थे। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान तब मिला जब उसने राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक विशेष मुकुट भेंट किया। वह मुकुट इतना बारीक और चमकदार था कि राजा की पत्नी रानी पद्मावती ने इसे देखते ही पहन लिया। राजा ने सोहनलाल को राजकीय आभूषणकार की उपाधि दी और उसके व्यापार को कर मुक्त कर दिया। सूर्यनगर में एक पुरानी कहावत प्रचलित थी, जो राजा को लाभ पहुंचाता है समाज उसे नीच समझता है और राजा उसके शुभचिंतकों से जलता है। लेकिन सोहनलाल इसका अपवाद था। लोग उसे ईर्ष्या की बजाय सम्मान देते थे। वह दान पुण्य करता, गरीबों को मुफ्त आभूषण बांटता और हर त्योहार पर शहर में उत्सव आयोजित करता। समय इसी तरह बीत रहा था कि सोहनलाल की इकलौती बेटी मीरा की शादी का समय आ गया। मीरा रूपवती और विदुषी थी, जिसकी चर्चा पूरे सूर्यनगर में थी। सोहनलाल ने शादी को भव्य बनाने का फैसला किया। उसने न केवल शहर के सभी प्रमुख व्यापारियों, विद्वानों और कारीगरों को आमंत्रित किया, बल्कि राजा रानी और उनके सभी शाही कर्मचारियों को भी निमंत्रण भेजा। शादी का दिन आया। सूर्यनगर का मुख्य मंदिर सज धज कर दुल्हन की तरह सजा था। फूलों की मालाएं, दीपों की झालरें और संगीत की धुनें हवा में घुली हुई थीं। बारात मीरा के घर पहुंची। वर का नाम था राजेश, जो पड़ोसी राज्य का युवा राजकुमार था। सोहनलाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मावती अपने सैकड़ों सेवकों के साथ पहुंचे। उनमें भैरू भी था, जो महल का मुख्य सफाई कर्मचारी था। भैरू का कद काठी छोटा था, लेकिन उसका स्वभाव चालाक और बदला लेने वाला। वह हमेशा महल के कोनों में छिपकर गपशप सुनता और अफवाहें फैलाता। भोज का समय आया। सोहनलाल ने ऊंचे ऊंचे आसनों पर राजा रानी को बिठाया। भैरू, जो खुद को राजा का करीबी समझता था, चुपके से एक ऊंची लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया, जो केवल राज परिवार के लिए आरक्षित थी। सोहनलाल ने यह देख लिया। वह समझ गया कि यह सफाई कर्मी अनधिकार छड़बा रहा है। गुस्से में आकर सोहनलाल ने जोर से कहा, अरे भैरू, तू अपनी औकात भूल गया है। ये कुर्सी तेरे जैसे नीच के लिए नहीं। उतर जा यहां से, वरना मैं तुझे पैरों से लात मारकर फेंक दूंगा। भैरू का चेहरा लाल हो गया। सभी मेहमान हंस पड़े। अपमानित भैरू चुपके से उतरा और बाहर चला गया। उसके मन में आग लग गई। सोहनलाल, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तुझे राजा की नजरों में गिरा दूंगा। तब तक चैन न लूंगा जब तक तू रेत में मिल न जाए। उसने मन ही मन शपथ ली। कुछ दिनों बाद एक सुबह राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। भैरू फर्श साफ कर रहा था। जानबूझकर वह ऊंचे स्वर में बड़बड़ाने लगा, मानो खुद से बात कर रहा हो। अरे वाह, देखो तो सोहनलाल कितना बेशर्म हो गया है। रानी पद्मावती को गले लगा लिया महल के बगीचे में। क्या व्यापारी है ये? शेर है। राजा ने यह सुना तो चौंक पड़े। वे बिस्तर से उठे और गुस्से से बोले, भैरू, क्या बकवास कर रहा है तू? सोहनलाल ने रानी को गले लगाया। भैरू ने नाटकीय ढंग से आंखें मली और बोला, महाराज क्षमा कीजिए, मैं रात भर जुआ खेलता रहा पासे के साथ। नींद में बड़बड़ा रहा था। मुझे याद ही नहीं क्या कहा। शायद सपना देखा होगा। राजा का मन शंकित हो गया। सोहनलाल को तो महल में आने जाने की खुली छूट थी। क्या भैरू ने सच देखा? राजा को पुरानी कहावत याद आई, स्त्रियों के हृदय में हमेशा तीसरा व्यक्ति बसता है। उनकी भावनाएं गहन रहस्य हैं। रानी पद्मावती निर्दोष थीं, लेकिन राजा को संदेह हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सोहनलाल को महल में प्रवेश निषेध। कोई भी द्वारपाल उसे अंदर न आने दे। सोहनलाल को यह खबर मिली तो वे स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे, मैंने राजा या रानी को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। कौवे में पवित्रता, जुआरी में सत्यनिष्ठा, सांप में क्षमा, स्त्री में संयम, कायर में साहस, पियक्कड़ में विवेक और राजा में निष्कपट मित्रता, ये कौन देखा है? फिर यह नाराजगी क्यों?
वे चिंतित होकर महल पहुंचे। द्वारपाल ने रोक दिया। तभी भैरू आया और व्यंग्य से बोला, भाई द्वारपाल, सावधान, ये सोहनलाल राजा के चहेते हैं। इन्हें गुस्सा दिलाया तो मेरी तरह तुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। सोहनलाल समझ गए ये भैरू की चाल है। उन्हें याद आया कि शाही सेवा में कोई भी, चाहे नीच कुल का हो, सम्मान पाता है। उन्होंने फैसला किया, बदला नहीं, चतुराई से काम लूंगा। रात में सोहनलाल ने भैरू को अपने घर बुलाया। भव्य भोज का आयोजन किया। मसालेदार बिरयानी, मीठे हलवे और शराब। भैरू खुश हो गया। सोहनलाल ने कहा, भैरू भाई, उस दिन शादी में मेरी गलती हो गई, क्षमा करो। तुम राजा के करीबी हो, मेरी मदद करो। भैरू ने गर्व से कहा, चिंता मत करो सेठ जी, मेरी बुद्धि देखना, राजा तुम्हें फिर बुलाएंगे। सोहनलाल ने उसे उपहार दिए, सोने का कंगन और 100 स्वर्ण मुद्राएं। भैरू चला गया, सोचकर कि सोहनलाल उसका गुलाम बन गया। अगले दिन भैरू फिर शयन कक्ष साफ करने गया। वह बड़बड़ाने लगा, हमारे महाराज तो विचित्र हैं, शौच करते हुए भी खीरा चबाते रहते हैं, सुबह सुबह ताजा खीरा। राजा गुस्से से बोले, भैरू, ये क्या कह रहा है तू? मैंने कभी ऐसा किया? भैरू ने फिर वही नाटक किया। महाराज रात भर पासा खेला, नींद में बक दिया, याद नहीं। राजा सोचने लगे, मैं तो ऐसा नहीं करता, फिर ये मूर्ख क्यों बोला? सोहनलाल के बारे में भी यही होगा, नींद की बकवास। उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोहनलाल को बुलाया, गले लगाया और बोले, क्षमा करो मित्र, गलतफहमी हो गई, अब तुम्हारा स्वागत है। नैतिक शिक्षा की चर्चा इस घटना के बाद दक्ष ने अपने मित्र शांतिवान बैल से कहा, देखा, जो अहंकार से सभी सेवकों, बड़े हों या छोटे, का सम्मान न करे, उसे सोहनलाल की तरह अपमान सहना पड़ता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।